हेलो दोस्तों, मैं हंसराज कुमावत एक्सपर्ट नर्सिंग क्लासेज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि अपना जो क्वेश्चन ऑफ द यस्टरडे था वो था 0 डोज ऑफ पोलियो वैक्सीन इन विच गिवन। ऑप्शन ए था बिफोर गिविंग डीपीटी, ऑप्शन बी था एट बर्थ, ऑप्शन सी था व्हेन चाइल्ड इज हैविंग डायरिया एंड ऑप्शन डी था व्हेन चाइल्ड इज हैविंग पोलियो। तो इस क्वेश्चन का किन किन कैंडिडेट्स ने सही आंसर दिया मैं बताऊंगा इसके अंदर। तो सबसे पहले तो अपन जान लेते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, एट बर्थ। यानी जो 0 डोज ऑफ पोलियो वैक्सीन है वो कब दी जाती है फ्रेंड्स? एट बर्थ पे दी जाती है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अब अपन बात करेंगे किन किन कैंडिडेट्स ने पार्टिसिपेशन किया और किन्होंने जो है राइट आंसर दिया है। तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे जो नदीम खान जी है इन्होंने राइट आंसर दिया है, ज्योति यादव ने राइट आंसर दिया है। इसके साथ ही अशोक कुमार, संदीप ढाका, कविता मीणा, मुकेश रालिया, देवाकी भाड़ी, रमजान शेख, सपना मीणा, इसके साथ ही पीएम वर्मा, सरिता रेवार, SKY, त्रिदेव डांगी, इन कैंडिडेट्स ने जो है इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर दिया। इसके साथ ही अविनाश सिंह और लखन सिंह खुशवा, इन कैंडिडेट्स ने जो है इसका राइट आंसर दिया। और इन कैंडिडेट्स को बहुत बहुत धन्यवाद क्योंकि इन्होंने पार्टिसिपेशन किया। और क्या होता है फ्रेंड्स, पार्टिसिपेशन करने से क्या होता है कि अपनी जो कैपेबिलिटी बढ़ती है क्वेश्चन आंसर सोल्व करने की, उसकी जो है कैपेबिलिटी इंक्रीज होती है। इसलिए आपको क्वेश्चन आंसर में पार्टिसिपेशन जरूर करना चाहिए और इससे क्या होता है आपके कुछ डाउट्स जो होते हैं वो भी क्लियर हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस का राइट आंसर हो गया है वो ऑप्शन बी। बाकी जो क्वेश्चंस मैं आपको बता दूँ, आज की वीडियो के अंदर अपन जो वैक्सीनेशन वाला जो पोर्शन है वो कंप्लीट कर लेंगे। इसके साथ ही आज की वीडियो के अंदर अपन कोल्ड चेन से रिलेटेड क्वेश्चंस भी मैं बताऊँगा। तो जिनको कोल्ड चेन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो वो मैं आज इसके अंदर क्लियर करवा दूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो है अपना क्वेश्चन नंबर 87 है, नेम ऑफ मम्स वैक्सीन इज। ऑप्शन ए है जेरिलिन, ऑप्शन बी है एडमंटन, ऑप्शन सी दानिश 1331, ऑप्शन डी OKA। इसका क्या राइट आंसर होगा ज़रा कमेंट करके बता दीजिए। इसके साथ ही फ्रेंड्स मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जिन जिन कैंडिडेट्स ने अभी भी चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है वो कैंडिडेट्स वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टूडेंट्स, अपने जो भी फ्रेंड्स लोग हैं उन तक शेयर करें। इसके साथ ही फ्रेंड्स जो भी अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भेज सकते हैं, स्टेटस पे भी लगा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है फ्रेंड्स, जो क्या नाम है, ऑप्शन ए जेरिलिन। तो मम्स वैक्सीन का जो नाम क्या है, जेरिलिन। क्वेश्चन नंबर 88, एट प्राइमरी हेल्थ सेंटर PSC लेवल वैक्सीन आर स्टोर्ड इन। ऑप्शन ए है कोल्ड बॉक्स, ऑप्शन बी डीप फ्रीजर, ऑप्शन सी आइस लाइन रेफ्रिजरेटर एंड ऑप्शन डी वॉक इन कोल्ड रूम। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है ज़रा कमेंट करके बता दीजिए। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा, तो फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे जो है वैक्सीन जो स्टोर की जाती है वो किसके अंदर स्टोर की जाती है? ILR। किसके अंदर की जाती है? ILR। कई बार फुल फॉर्म नहीं आकर के ILR भी पूछा जा सकता है। तो ILR की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है? आइस लाइन रेफ्रिजरेटर। तो PSC पे जो वैक्सीन स्टोर की जाती है वो किसके अंदर की जाती है? आइस लाइन रेफ्रिजरेटर या ILR के अंदर किया जाता है। इंडिया के अंदर ये मोस्ट कॉमनली यूज होने वाला मेथड है। विच इज़ ट्रू अबाउट BCG। BCG के बारे में क्या सही है? तो ऑप्शन ए है डिस्टिल वाटर इज़ यूज्ड एज डाइल्यूट, ऑप्शन बी है साइट फॉर इंजेक्शन इज क्लीन विथ स्प्रिट, ऑप्शन सी है मॉन्टेक टेस्ट पॉजिटिव इन 6 वीक्स एंड ऑप्शन डी है WHO रिकमेंडेड दानिश 1331 फॉर वैक्सीन प्रोडक्शन। तो क्या है इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड्स, ज़रा कमेंट कीजिए। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी जो WHO ने इसको रिकमेंड किया। तो फ्रेंड्स जो BCG वैक्सीन की जो रिकमेंड किया है दानिश 1331, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि दानिश 1331 किस में यूज़ की जाती है। तो आपको ध्यान रखना है BCG और दानिश 1331 दोनों को याद रखना है आपको। यहाँ पे जो न्यू गाइडलाइन दी गई है फ्रेंड्स, न्यू गाइडलाइन के अनुसार क्या कहते हैं, तो आप BCG वैक्सीन जो आप क्लीन करते थे पहले स्प्रिट से, तो आजकल वो स्प्रिट से क्लीन करना
बंद कर दिया अकॉर्डिंग टू न्यू गाइडलाइन। यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया, न्यू गाइडलाइन से दैट साइट फॉर BCG वैक्सीन मस्ट नॉट बी क्लीन विद स्प्रिट एज इट किल्स द लाइव कंपोनेंट ऑफ वैक्सीन। यानी ये वैक्सीन के लाइव कंपोनेंट को क्या कर देती है, किल कर देती है, इसलिए जो है आपको स्प्रिट का यूज क्लीन करने के लिए नहीं करना, ये न्यू गाइडलाइन के अनुसार बताया गया है। ठीक है, और जो WHO के रिकमेंडेड दानिश 1331 जो वैक्सीन प्रोडक्शन के लिए BCG वैक्सीन प्रोडक्शन के लिए दानिश 1331 यूज की जाती है, ये आपको याद रखना है। इस प्रकार का जो क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। न्यू गाइडलाइन के अनुसार जो है आप स्प्रिट से क्लीन नहीं करेंगे। क्यों नहीं क्लीन करेंगे, इसका जो कारण बताया गया है कि ये क्या करती है, जो वैक्सीन का जो लाइव कंपोनेंट है उसको किल कर देता है। इसके साथ मैं आपको बता दूं कि जैसे अपन बात करते हैं प्रिजर्वेटिव और जो एडजुवेंट, तो किस किस के अंदर क्या क्या प्रेजेंट रहता है अपन बात कर लेते हैं। तो DPT वैक्सीन जो है कंटेन थायोमर्सल प्रिजर्वेटिव। यानी जो DPT के अंदर आपसे पूछ रहे थे कि प्रिजर्वेटिव क्या होता है DPT वैक्सीन के अंदर, तो आपको याद रखना है थायोमर्सल याद रखना है। OPV कंटेन मैग्नीशियम क्लोराइड। इन OPV के अंदर जो थर्मोस्टेबलाइजर यूज़ किया जाता है वो कौन सा किया जाता है फ्रेंड्स, मैग्नीशियम क्लोराइड एज ए थर्मोस्टेबलाइजर यूज़ किया जाता है OPV वैक्सीन के अंदर। DPT कंटेन एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। यानी DPT के अंदर जो एडजुवेंट यूज़ किया जाता है वो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। यानी DPT का जो एडजुवेंट में जो A है और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का जो A है, इसे आप याद रख सकते हैं। एडजुवेंट यानी एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड किसके अंदर, DPT के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रेंड्स, मिजल्स वैक्सीन कंटेन नियोमाइसिन इरिथ्रोमाइसिन प्रिजर्वेटिव। यानी मिजल्स वैक्सीन जो होती है उसके अंदर जो प्रिजर्वेटिव के अंदर यूज़ किया जाता है नियोमाइसिन और इरिथ्रोमाइसिन यूज़ किया जाता है। BCG वैक्सीन डज नॉट कंटेन प्रिजर्वेटिव। यानी BCG वैक्सीन के अंदर कोई भी प्रिजर्वेटिव नहीं होता है, ध्यान रखना, नोट कर लो। BCG वैक्सीन के अंदर कोई भी प्रिजर्वेटिव नहीं होता। तो आपको क्वेश्चन बन सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंटेन प्रिजर्वेटिव। फिर आपको ऑप्शन दे देगा 4, तो उसके अंदर आपका BCG जो है राइट आंसर जाएगा, क्योंकि BCG वैक्सीन के अंदर किसी भी प्रकार का प्रिजर्वेटिव प्रेजेंट नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 90, वैक्सीन विच शुड नॉट बी गिवन टू एन एल्डरली मैन। इन एल्डरली मैन के अंदर जो है वैक्सीन, कौन सी वैक्सीन नहीं दी जाती है, तो ऑप्शन ए है मीजल्स, ऑप्शन बी H इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, ऑप्शन सी TT वैक्सीन एंड ऑप्शन डी न्यूमोकोकल वैक्सीन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या रहेगा फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा फ्रेंड्स वो रहेगा ऑप्शन बी H इन्फ्लुएंजा वैक्सीन जो है एल्डरली जो पेशेंट हैं, जो ओल्ड एज वाले जो पेशेंट्स हैं उसके अंदर नहीं दी जाती है। कौन सी नहीं दी जाती है, ऑप्शन बी H इन्फ्लुएंजा वैक्सीन नहीं दी जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा गया है कि कौन सी वैक्सीन एल्डरली के अंदर नहीं दी जाती, तो H इन्फ्लुएंजा वैक्सीन नहीं दी जाती है। बाकी मीजल्स, TT और न्यूमोकोकल वैक्सीन दी जा सकती है। CDC की गाइडलाइन जो इम्यूनाइजेशन के लिए ओल्डर पीपल के लिए, उनके अंदर बताया गया है कि जो इन्फ्लुएंजा इंट्रामस्कुलर इनएक्टिवेटेड वैक्सीन लाइव इंट्रानेजल वैक्सीन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। ठीक है, न्यूमोकोकल वैक्सीन आर वंस टिटनेस डिप्थीरिया टॉक्साइड बूस्टर एवरी 10 ईयर्स। और यहाँ बताया गया कि इन सिलेक्टेड पेशेंट एज 60 ईयर्स और मोर, यानी जो 60 साल से ऊपर के जो पेशेंट है उसके अंदर हर्पीस जोस्टर, जिसको सिंगलेल्स भी कहते हैं, कई बार पूछा जाता है फिर हर्पीस जोस्टर को किस नाम से और किस नाम से जानते हैं, तो सिंगलेल्स के नाम से भी जानते हैं, याद रखना इसको। हेपेटाइटिस A, हेपेटाइटिस B, मेनिंगोकोकल डिजीज, वेरिशेला, MMR, येलो फीवर वैक्सीन फॉर ट्रेवलर। जो ट्रेवलिंग जो करते हैं उनके लिए येलो फीवर वैक्सीन होती है। ऑल्सो रिमेंबर, आपको जो क्या रिमेंबर करना है बता देता हूँ, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा B वैक्सीन इज जनरली नॉट गिवन आफ्टर 5 to 6 ईयर ऑफ एज अनलेस देर इज HIV रिमूवल ऑफ स्प्लीन, सिकल सेल डिजीज, एंटी कैंसर ट्रीटमेंट और बोन मेरो ट्रांसप्लांट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91, हाउ मेनी फुली फ्रोजन आइस पैक शुड ए वैक्सीन कैरियर कंटेन। जो वैक्सीन कैरियर जो होता है, वैक्सीन जो कैरियर होता है उसके अंदर कितने आइस पैक होते हैं, फ्रोजन आइस पैक कितने होते हैं। ठीक है, हाउ मेनी यानी कितने। तो यहाँ पे ऑप्शन है 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6 एंड ऑप्शन डी 8। इस क्वेश्चन का ज़्यादातर स्टूडेंट्स को आंसर आता है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी 4। यानी जो आपका वैक्सीन कैरियर होता है उसके अंदर कितनी होती है, कितने आइस पैक होते हैं, 4 होते हैं। लेकिन जो डे कैरियर होता है, डे कैरियर के अंदर कितने होते हैं, 2। यानी यदि आपसे पूछ लिया जाए वैक्सीन कैरियर के बारे में तो 4 आएगा, और डे कैरियर के बारे में पूछ ले जाए उस कंडीशन में क्या आएगा, 2। और इसको याद रखने का तरीका मैं बता देता हूँ। डे के अंदर जो डी आता है, डी यानी 2, डे 2। ठीक है, ये याद आपको इस प्रकार से याद कर सकते हो। यानी डे कैरियर के अंदर आपको 2 आइस पैक जो है होते हैं। यहाँ पे मैंने बताया आपको ए वैक्सीन कैरियर 4 फुली फ्रोजन आइस पैक्स एंड ए डे कैरियर 2 फुली फ्रोजन आइस पैक। ओके, इन विच ऑफ द फॉलोइंग हर्ड इम्यूनिटी कैन नॉट प्रोटेक्ट द इंडिविजुअल। यानी इनमें से कौन सी जो है
हर्ड इम्यूनिटी कैन नॉट प्रोटेक्ट द इंडिविजुअल। ऑप्शन ए है टिटनेस, ऑप्शन बी डिप्थेरिया, ऑप्शन सी पोलियोमाइलिटिस एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव। आपको फ्रेंड्स ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लो हर्ड इम्यूनिटी से रिलेटेड, आपको इम्पोर्टेंट लगा लो। इसका जो राइट आंसर आप सबको आता भी होगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए टिटनेस। इस क्वेश्चन को घुमा फिरा के कैसे भी दे देगा, आपको याद रखना है यदि हर्ड इम्यूनिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है और कैन नॉट प्रोटेक्ट द इंडिविजुअल आ गया है तो वहाँ पे आपका आंसर कहाँ जाएगा, टिटनेस पे सीधा सीधा चला जाएगा। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड फर्स्ट इम्यूनाइजेशन ऑफ द बॉडी, सॉरी इम्यूनाइजेशन ऑफ द बेबी, यानी बेबी के अंदर फर्स्ट इम्यूनाइजेशन किसे कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन ए दे रखा है कोलेस्ट्रॉम, ऑप्शन बी हैंडिंग ओवर द बेबी टू मदर, ऑप्शन सी ओपीवी, ऑप्शन डी डीपीटी प्लस बीसीजी। तो यहाँ पे ज़्यादातर स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन आता भी होगा, हो सकता है नहीं भी आता। ज़रा बता दीजिए किस किस को नहीं आता है या फिर किस किस को आता है, वो कमेंट करके बताइए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाने वाला है फ्रेंड्स वो है कि फर्स्ट इम्यूनाइजेशन और जो बेबी का होता है वो क्या होता है, ऑप्शन ए कोलोस्ट्रम। याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम के अंदर कई बार पूछा जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर कोलोस्ट्रम। कोलोस्ट्रम के रिगार्डिंग मैंने आपको कुछ लिया है यहाँ पे। कोलोस्ट्रम इज द मोस्ट सुटेबल फूड इमीडिएटली आफ्टर द बर्थ ऑफ द बेबी। रेगुलर मिल्क कम्स 3 to 6 days आफ्टर द बर्थ, ऑल्सो नोन एज द बिस्टिंग, फर्स्ट मिल्क एंड इम्यून मिल्क। यानी जो कोलोस्ट्रम है उसको बिस्टिंग के नाम से भी जानते हैं, फर्स्ट मिल्क के नाम से और इम्यून मिल्क के नाम से जाना जाता है। बिस्टिंग का जो मीनिंग होता है फ्रेंड्स वो क्या होता है, द फर्स्ट मिल्क प्रोड्यूस बाय ए काऊ और गोट आफ्टर गिविंग बर्थ। ओके, इसके अंदर जो फ्रेंड्स हाई इन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड एंटीबॉडीज़ एंड लो इन फैट, यानी फैट इसके अंदर लो होती है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और एंटीबॉडीज़ की मात्रा जो होती है वो हाई होती है। इसके अंदर जो फ्रेंड्स अपन बात करें कंटेन ऑल 5 इम्यूनोग्लोबुलिन्स फाउंड्स इन ऑल मैमल्स, IgA, IgD, IgE, IgG एंड IgM। यहाँ पूरे जो ऑल मैमल्स की बात अपन कर रहे हैं, ठीक है। मैमल्स का आपको पता होगा मीनिंग्स। तो ऑल मैमल्स के अंदर जो है 5 इम्यूनोग्लोबिन्स जो है प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से, IgA, IgD, IgE, IgG एंड IgM। नॉन एज फर्स्ट इम्यूनाइजेशन ऑफ न्यूबॉर्न, जो अपन ने पहले बात कर ली कि फर्स्ट न्यूबॉर्न के अंदर फर्स्ट इम्यूनाइजेशन जो कहते हैं किसको कहते हैं फ्रेंड्स, कोलोस्ट्रम को कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपके लिए लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94, एंटीसीरा इज ऑब्टेन फ्रॉम, यानी जो एंटीसीरा है वो किससे ऑब्टेन किया जाता है। तो ऑप्शन ए है गुनिया पिग्स, ऑप्शन बी रैबिट, ऑप्शन सी रैट एंड ऑप्शन डी हॉर्स। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है किस किस को पता है, ज़रा हाथ ऊपर करिए या फिर आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर फ्रेंड्स वो है ऑप्शन डी, हॉर्स से जो है एंटीसीरा प्राप्त की जाती है। अपन देख लेते हैं इसके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। एंटीसीरा या एंटीटॉक्सिन मटेरियल प्रिपेयर इन द एनिमल्स नॉन ह्यूमन सोर्स लाइक हॉर्सेज प्रोवाइड द पैसिव इम्यूनाइजेशन, यानी जो आप एंटीसीरा जो है फ्रेंड्स पैसिव इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड करवाता है। कॉमन यूजेज की अपन बात करें तो टिटनेस, डिप्थेरिया, बोटुलिज्म, रेबीज, गैस गैंग्रीन एंड स्नेक बाइट, यानी इनके लिए जो है एंटीसीरा यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95, टेम्परेचर इन ए ILR एट PSC इज रिकॉर्डेड। अभी मैंने आपको बताया था ILR का फुल फॉर्म क्या होता है फ्रेंड्स, आइस लाइन रेफ्रिजरेटर। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर जो रिकॉर्ड किया जाता है, टेम्परेचर किसकी सहायता से जो है, कौन से थर्मामीटर की सहायता से आप जो है टेम्परेचर रिकॉर्ड करते हैं ILR PSC लेवल पे। PSC यानी प्राइमरी हेल्थ सेंटर। तो ऑप्शन ए है कट्टा थर्मामीटर, ऑप्शन बी स्लिंग साइक्रोमीटर, ऑप्शन सी डायल थर्मामीटर एंड ऑप्शन डी एनीमोमीटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नोट कर लीजिए। इसका करेक्ट आंसर क्या है कमेंट करके बताइए। इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा फ्रेंड्स वो जाएगा ऑप्शन सी डायल थर्मामीटर। क्या जाएगा, डायल थर्मामीटर, यानी डायल थर्मामीटर की सहायता से PSC लेवल पर आइसलाइन रेफ्रिजरेटर के अंदर टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाता है डायल थर्मामीटर की हेल्प से। ओके, याद रखना है डायल थर्मामीटर आपको आ जाए, PSC और ILR दोनों आ जाए, मतलब आपको ध्यान रखना है कि डायल थर्मामीटर का यूज किया जाता है टेम्परेचर के लिए। ओके, यहाँ पे डायल थर्मामीटर से रिलेटेड मैंने आपके लिए लिया है, इज़ द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मॉनिटर द टेम्परेचर ऑफ ए कोल्ड चेन एट PSC is kept in ILR यानी आइसलैंड रेफ्रिजरेटर कंपोनेंट ऑफ कोल्ड चेन एट PSC is based on principle of thermocouple recommended temperature monitoring at
PSC लेवल इज ट्वाइस डेली। यानी जो फ्रेंड्स यहाँ पे ये भी क्वेश्चन बन सकता है, रिकमेंडेड टेम्परेचर मॉनिटरिंग एट PSC लेवल ट्वाइस डेली, आपको याद रखना है ट्वाइस डेली। ठीक है। द रिस्क ऑफ कोल्ड चेन फेलियर इज़ द ग्रेटेस्ट रिस्क एट, यानी जो है फ्रेंड्स कोल्ड चेन फेल होने की सबसे ज़्यादा जो ग्रेटेस्ट रिस्क होती है वो कहाँ पे होती है? ऑप्शन ए है रीजनल लेवल, ऑप्शन बी है डिस्ट्रिक्ट लेवल, ऑप्शन सी है PSC लेवल एंड ऑप्शन डी सब सेंटर एंड विलेज लेवल। तो सबसे ज़्यादा जो कोल्ड चेन फेलियर की जो ग्रेटेस्ट जो रिस्क होती है वो कहाँ पे होती है फ्रेंड्स? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी सब सेंटर एंड विलेज लेवल। कोल्ड चेन कंपोनेंट एंड लेवल इन इंडिया, यानी फ्रेंड्स मैंने आपके लिए यहाँ पे जो है कोल्ड चेन के लिए कौन कौन से कंपोनेंट यूज़ किए जाते हैं, कहाँ पे यूज़ किए जाते हैं, कौन से लेवल पे अलग अलग जो कंपोनेंट यूज़ किए जाते हैं, उनका टेम्परेचर कितना होता है, स्टोरेज का ड्यूरेशन कितना होता है, मैंने आपके लिए लिया है ताकि आपके लिए एग्ज़ाम के अंदर हेल्प हो। जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि आज के वीडियो के अंदर अपन कोल्ड चेन से भी क्वेश्चंस लिए हैं, तो आज के इस वीडियो के अंदर कोल्ड चेन से सारे क्वेश्चंस सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो लेवल है स्टेट लेवल या रीजनल लेवल पे जो कंपोनेंट यूज करते हैं वो यूज करते हैं वॉक इन कोल्ड रूम यानी WIC और वॉक इन फ्रीजर्स WIF। इनके लिए जो टेम्परेचर यूज़ किया जाता है तो वॉक इन कोल्ड रूम के लिए 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, और जो वॉक इन फ्रीजर के अंदर -20 to -40 डिग्री सेंटीग्रेड यूज़ किया जाता है। स्टोरेज का जो ड्यूरेशन रहता है इसके अंदर 3 मंथ का ड्यूरेशन रहता है। याद कर लेना, ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अपन बात करें तो लार्ज ILR एंड आइसलैंड रेफ्रिजरेटर, लार्ज DF यानी डीप फ्रीजर, ठीक है, इसका जो टेम्परेचर होता है ILR का तो यहाँ पे 2 से लेकर के 8 डिग्री सेंटीग्रेड, और लार्ज जो डीप फ्रीजर है उसका -20 to -40 डिग्री सेंटीग्रेड। PSC लेवल पे हम बात करते हैं स्मॉल ILR एंड स्मॉल डीप फ्रीजर। स्मॉल ILR का 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, -20 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड किसका है? स्मॉल डीप फ्रीजर का 1 मंथ के लिए स्टोरेज किया जाता है। सब सेंटर लेवल पे बात करें तो वैक्सीन कैरियर एंड डे कैरियर। ओके, याद रखना सब सेंटर पे कौन सा यूज किया जाता है कंपोनेंट? वैक्सीन कैरियर और डे कैरियर। इनका टेम्परेचर कितना होता है? 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होता है। स्टोरेज का जो टाइमिंग है वो 48 to 72 आवर्स इसका स्टोरेज ड्यूरेशन होता है। ये स्टोरेज ड्यूरेशन आपको याद रख लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेशन लेवल पे जो है फुली फ्रोजन आइस पैक का यूज़ किया जाता है, टेम्परेचर 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड और यहाँ पे 1 से 3 घंटे तक का। तो मेन जो चीज़ आपको सब सेंटर पे कौन क्या क्या कंपोनेंट यूज़ किए जाते हैं, PSC पे क्या लिए जाते हैं और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और कितना इनका ड्यूरेशन होता है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। स्पेशली आपको PSC का ज़रूर याद रखना है। PSC पे आप जो है आप आइसलैंड रेफ्रिजरेटर का यूज करते हैं। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है डीप फ्रीजर की बात आ जाए तो आपको याद रखना -20 to -40 डिग्री सेंटीग्रेड, और आइसलैंड रेफ्रिजरेटर की बात आ जाती है तो वहाँ पे आपको क्या करना है 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, और वॉक इन कोल्ड रूम का जो टेम्परेचर है वो कितना रखना है? 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पे मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट वो कोल्ड चेन इन इंडिया। इंडिया के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट है कोल्ड चेन का वो क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो मैंने इसके लिए लिया है, इसीलिए मैंने इसको रेड कलर से हाईलाइट किया है। ILR यानी आइसलैंड रेफ्रिजरेटर आपको याद रखना है। मिनिमम लेवल ऑफ वैक्सीन स्टोरेज इन कोल्ड चेन इन इंडिया, मिनिमम जो लेवल है वैक्सीन स्टोरेज का वो है प्राइमरी हेल्थ सेंटर बिलो PSC लेवल। वैक्सीन आर ट्रांसपोर्टेड टू सब सेंटर ऑन immunization day in the vaccine carrier and day carrier. Okay, maximum chance of cold chain failure in India सब सेंटर एंड विलेज लेवल पे मैक्सिमम चांस होते हैं, ठीक है। सब सेंटर पे वैक्सीन कैरियर का और डे कैरियर का यूज करते हैं इम्यूनाइजेशन के डे के दिन। और यहाँ पे जो है इंस्ट्रूमेंट यूज टू मॉनिटर द थर्मामीटर टेम्परेचर ऑफ कोल्ड चेन का जो है PSC लेवल पे जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है उसको क्या कहते हैं? डायल थर्मामीटर से यूज़ किया जाता है, याद रखना। इसके साथ ही जो आइसलैंड रेफ्रिजरेटर इज ए मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ कोल्ड चेन इन इंडिया, जो मैंने आपको ऊपर बताया। टेम्परेचर जो ILR का होता है 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड, प्लस माइनस आ जाए तो प्लस करना है, +2 डिग्री to 8 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर मॉनिटरिंग ऑफ ILR डायल थर्मामीटर ट्वाइस डेली, यानी दिन में 2 बार आपको टेम्परेचर लेना है। ILR इज़ यूज फॉर स्टोरेज of all vaccine. Yellow fever vaccine is not a part of national immunization schedule of India, hence not stored in ILR. यानी ILR के अंदर used for storage of all vaccine स्टोर की जाती है, येलो फीवर not a part of national immunization schedule of India, hence not stored in ILR.
याद रखना ये भी चीज़ें। 300 by 240 liters ILR are supplied to districts and 140 liters ILR is supplied to PSC एंड PSC लेवल पे 140 लीटर का ILR और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 300 बाई 240 लीटर्स का जो है ILR सप्लाई होता है। यहाँ पे देख सकते हैं ILR मस्ट बी केप्ट ऑन ए हॉरिजॉन्टल लेवल सरफेस एटलीस्ट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम दी वॉल्स, यानी वॉल से आप ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ILR है वो दीवार से कितना सेंटीमीटर दूर होना चाहिए, तो 10 सेंटीमीटर आपको याद रखना है। ILR कैन मेंटेन टेम्परेचर ऑफ वैक्सीन इफ द प्रोवाइडेड विथ इवन 8 आवर्स ऑफ अनइंटरप्टेड इलेक्ट्रिसिटी पर डे, यानी यदि 8 आवर्स तक भी इलेक्ट्रिसिटी जो है अनइंटरप्टेड हो गई है उस समय भी ILR जो है क्या करता है, वैक्सीन का टेम्परेचर मेंटेन करता है। आइस पैक्स की अपन बात कर लेते हैं। इज़ प्रिपेयर्ड बाय ए कीपिंग इन ए डीप फ्रीजर, इट इज़ यूज फॉर टेम्परेचर मेंटेन ड्यूरिंग वैक्सीन ट्रांसपोर्टेशन इन ए वैक्सीन कैरियर, टेम्परेचर मेंटेन ड्यूरिंग द इम्यूनाइजेशन सेशन, इज ऑफ टोटल 320 to 340 ml कैपेसिटी। इसकी जो कैपेसिटी होती है फ्रेंड्स, यहाँ पे अपन बात करें किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे ऊपर मैंने आपको क्या बताया, आइस पैक। इन आइस पैक के अंदर जो कैपेसिटी होती है वो टोटल कितनी कैपेसिटी होती है, 320 से 340 ml इसकी कैपेसिटी होती है। हैज ए हॉरिजॉन्टल मार्क्स वाटर फील्ड लेवल, यानी इसका जो हॉरिजॉन्टल, जैसे ये आइस पैक है तो इस आइस पैक के यहाँ पे जो फ्रेंड्स आपको एक मार्क्स बना हुआ आता है तो वहाँ तक ही इसको फिल करना होता है। वाटर विल फिल लेवल एज वाटर एक्सपांड ऑन फ्रीजिंग। ओके, नथिंग शुड बी एडेड टू वाटर फॉर फ्रीजिंग इन आइस पैक, has generally 2 holes meant for keeping vaccine. OPV is only vaccine in National Immunization Schedule of India which require a sub-zero temperature -22 -40 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो OPV जो वैक्सीन है फ्रेंड्स वो जो है उसको सब जीरो टेम्परेचर की आवश्यकता होती है नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अनुसार, ठीक है। और जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, -22 -40 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर लॉन्ग टर्म स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन, दस इट इज़ ऑल्सो नोन एज अर्बन वैक्सीन। इसलिए जो पोलियो वैक्सीन को क्या कहते हैं, सॉरी OPV या पोलियो वैक्सीन को अपन क्या कहते हैं, अर्बन वैक्सीन। स्पेशली पोलियो के अंदर कौन सी, ओरल पोलियो वैक्सीन। रिवर्स कोल्ड चेन का क्या मीनिंग होता है, इज द टर्म यूज फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द स्टूल सैंपल्स फ्रॉम ए सस्पेक्टेड पोलियो केसेस फॉर डायग्नोसिस एंड नेशनल पोलियो एलिमिनेशन प्रोग्राम। एक क्वेश्चन फ्रेंड्स कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि रिवर्स कोल्ड चेन का क्या मीनिंग होता है, फिर रिवर्स कोल्ड चेन के अंदर क्या होता है। तो कई बार स्टूडेंट्स, जैसे कि एक बार स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा भी था कि सर रिवर्स कोल्ड चेन का किसी अदर इंस्टीट्यूट ने ये बताया है, मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगा किसी इंस्टीट्यूट का, लेकिन मैं आपको बता दूं कि रिवर्स कोल्ड चेन का जो मीनिंग होता है वो ये होता है कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द स्टूल सैंपल फ्रॉम ए सस्पेक्टेड पोलियो केसेस फॉर डायग्नोसिस नेशनल पोलियो एलिमिनेशन प्रोग्राम। नेशनल पोलियो एलिमिनेशन प्रोग्राम के अंतर्गत रिवर्स कोल्ड चेन के अंदर क्या होता है फ्रेंड्स, जो स्टूल्स का जो सैंपल होता है उसका ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है, जो कि सस्पेक्टेड पोलियो केस का किसके लिए, डायग्नोसिस के लिए। टेम्परेचर जो रिवर्स कोल्ड चेन का है 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड याद रखना है। स्पेसिफिक रेड वैक्सीन कैरियर यूज फॉर रिवर्स कोल्ड चेन, यानी इसके लिए जो वैक्सीन कैरियर यूज किया जाता है, याद रखना रिवर्स के लिए रेड वैक्सीन कैरियर, रिवर्स में R और रेड के अंदर भी R, याद रखना रिवर्स के R और रेड का R याद रखना है किसके अंदर, रिवर्स कोल्ड चेन के अंदर। याद कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और यदि आपको यार वीडियो अच्छा लग रहा है, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और अपने स्टेटस पे भी लगा लेना। और जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा वो वीडियो को शेयर कर दो, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिन्होंने बेल आइकन को नहीं दबा रखा वो बेल आइकन को ऑल पे दबा लो। फ्रेंड्स जैसे आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो उसमें 3 ऑप्शन आते हैं, ऑल, पर्सनलाइज और नन। आपको ऑल पे दबाना है, जब आप ऑल पे दबाओगे तभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं वार्म चेन। तो फ्रेंड्स वार्म चेन क्या होती है, आपको मैंने 3 चीज़ बता दी यहाँ पे, कोल्ड चेन, रिवर्स कोल्ड चेन, वार्म चेन, ठीक है। तो वार्म चेन अपन बात कर रहे हैं, तो कीपिंग ए प्रीटर्म प्रीमेच्योर न्यूबॉर्न अगेंस्ट द बॉडी टू मदर टू प्रिवेंट नियोनेटल हाइपोथर्मिया, यानी नियोनेटल हाइपोथर्मिया से प्रिवेंट करने के लिए वार्म चेन का यूज़ किया जाता है। कीपिंग ए प्रीटर्म प्रीमेच्योर न्यूबॉर्न अगेंस्ट द बॉडी टू मदर टू प्रिवेंट नियोनेटल हाइपोथर्मिया, यानी आपको याद रखना है, यानी वार्म चेन कब यूज करते हैं, नियोनेटल हाइपोथर्मिया को प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। और ये क्या है, कंगारू मदर केयर के अंदर आपने नाम सुना होगा, कंगारू मदर पीडिया में भी आप सुनेंगे कंगारू मदर केयर। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97, मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन, यानी कौन सी जो है मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है BCG, ऑप्शन बी पोलियो, ऑप्शन सी मिजल्स, ऑप्शन डी DPT। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी
पोलियो वैक्सीन जो है मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन है। इसके साथ ही मैंने आपको यहाँ पे थर्मोलेबिलिटी ऑफ वैक्सीन के अनुसार सेंसिटिविटी टू हीट के प्रति जो सेंसिटिविटी उसके लिए मैंने आपको एक लिया है आपके यहाँ पे आप देख सकते हैं रिकमेंडेड BCG, येलो फीवर, OPV, मिजल्स, डिकॉन्स्टेंट मिजल्स, हेपेटाइटिस B, DPT, DT, BCG एंड TT, यानी इनका जो है डिक्रीज होते हुए क्रम में मैंने यहाँ पे सेंसिटिविटी टू हीट्स जो है वो आपको यहाँ पे लिया है। ठीक है, मोस्ट थर्मोलेबल वैक्सीन, यदि आपके पास एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाए मोस्ट थर्मोलेबल वैक्सीन, तो वैसे तो आपको ये चीज़ आप याद रखोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि मोस्ट जो थर्मोलेबल है वो रिकॉन्स्टिट्यूट है और जो मोस्ट थर्मोस्टेबल है वो TT है। ठीक है, फिर भी हो सकता है कि रिकॉन्स्टिट्यूट BCG ऑप्शन में नहीं हो, फिर येलो फीवर जाएगा, यदि येलो फीवर भी नहीं है तो OPV जाएगा। ऐसे आपको सीक्वेंस से याद कर लेना है। ठीक है, और वीडियो अच्छा लग रहा है वीडियो को लाइक तो कर दो। यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 98, द एरिया इज डिक्लेयर फ्री ऑफ एपिडेमिक, यानी जो एरिया है वो फ्री ऑफ एपिडेमिक कब डिक्लेयर किया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन ए है हमारा टिल लास्ट सेकेंडरी केस रिकवर, ऑप्शन बी है नाउ न्यू केस रिपोर्टेड फॉर द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ डिजीज सिंस द लास्ट केस, नो न्यू केस रिपोर्टेड फॉर ट्वाइस द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ डिजीज सिंस द लास्ट केसेज, नो न्यू केस रिपोर्टेड फॉर 6 months सिंस द लास्ट केस। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है थोड़ा कमेंट करके बता दीजिए। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा फ्रेंड्स, जो अपन जब डिक्लेयर करते हैं फ्री ऑफ एपिडेमिक को डिक्लेयर कब करते हैं, जब आपको जो है नो न्यू केस रिपोर्टेड फॉर ट्वाइस द इंक्यूबेशन, जो डिजीज के इंक्यूबेशन पीरियड के ट्वाइस के बाद में भी यदि कोई न्यू केसेस नहीं होता है, जो लास्ट केस डिटेक्ट हुआ था, तो उसको हम क्या कहते हैं फ्री ऑफ एपिडेमिक। ओके, नो केस रिपोर्टेड फॉर ट्वाइस द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ डिजीज सिंस द लास्ट केसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, HPV वैक्सीन इज यानी ह्यूमन पेपिलोमा जो वायरस वैक्सीन है वो क्या है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन ए है मोनोवेलेंट, ऑप्शन बी बाईवेलेंट, ऑप्शन सी क्वाड्रीवेलेंट एंड ऑप्शन डी बाईवेलेंट एंड क्वाड्रीवेलेंट। तो किस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी बाईवेलेंट एंड क्वाड्रीवेलेंट। जो HPV वैक्सीन है वो क्या है बाईवेलेंट और क्वाड्रीवेलेंट है। यहाँ पे मैं इसका कुछ रेशनल लिया हूँ यहाँ पे आपके लिए। Currently 2 human papilloma virus vaccine are available in India एज ए प्रोटेक्शन अगेंस्ट सर्वाइकल कैंसर, यानी जो आपको याद रखना है कि ह्यूमन पेपिलोमा जो वायरस वैक्सीन है वो सर्वाइकल कैंसर के प्रोटेक्शन के लिए यूज़ की जाती है। ठीक है, इंडिया के अंदर 2 जो है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन अवेलेबल है। कौन सी, एक क्वाड्रीवेलेंट और एक बाईवेलेंट। जो क्वाड्रीवेलेंट है उसका नाम है गार्डेसिल वैक्सीन HPV टाइप्स 6, 11, 16 एंड 18, यानी क्वाड्रीवेलेंट। और जो सर्वेरिक्स वैक्सीन जो है वो है HPV टाइप 16 एंड 18। आपको ये भी याद रखना है कि बाईवेलेंट के अंदर 16 और 18 और क्वाड्रीवेलेंट के अंदर 6, 11 और 16 एंड 18, याद रखना ये चीज़ें। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100, वैक्सीन विथ मैक्सिमम एफिकेसी। ऑप्शन ए है OPV, ऑप्शन बी है मीजल्स, ऑप्शन सी BCG एंड ऑप्शन डी TT। क्या है क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, कमेंट करके बताइए। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, कमेंट कर दीजिए जल्दी से। इसके साथ ही फ्रेंड्स मैं बता दूं, जिन कैंडिडेट्स ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को शेयर कर दो और इसके साथ ही बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लो, ताकि सभी पूरे जो स्टूडेंट्स हैं, इसके साथ ही जो वास्तव में इंटरेस्टेड हैं वो कैंडिडेट्स को बेनिफिट मिल सके और उनको सही जानकारी मिल सके। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है तो फ्रेंड्स वैक्सीन विथ मैक्सिमम एफिकेसी, यानी किसकी मैक्सिमम एफिकेसी, जो ऑप्शन दिए गए उनमें से तो ऑप्शन बी है इसका करेक्ट आंसर मीजल्स। इसका जो रेशनल है वो मैंने लिया है ताकि आपको कोई गलत नहीं हो आपका। यहाँ पे मैंने बताया कि मीजल्स वैक्सीन एफिकेसी विथ सिंगल डोज, जो एफिकेसी है 90% है सिंगल डोज से मीजल्स की। और जो OPV वैक्सीन है फिर सिंगल डोज से कितनी है OPV वैक्सीन की 65 to 80% जो है एफिकेसी है OPV वैक्सीन की। मीजल्स वैक्सीन की कितनी है 90%। BCG वैक्सीन की जो एफिकेसी है सिंगल डोज से वो कितनी है 50%। और जो TT वैक्सीन है उसकी एफिकेसी किस सिंगल डोज से कितनी है 70%। और जो हाईएस्ट जो एफिकेसी होती है वो रूबेला की होती है, क्योंकि ऑप्शन के अंदर अपने पास रूबेला नहीं था। देख सकते हैं आप क्वेश्चन को वापस है, ऑप्शन के अंदर रूबेला नहीं था। यदि रूबेला होता तो आंसर रूबेला जाता, चूँकि आंसर जो है ऑप्शन के अंदर अपने पास रूबेला नहीं था इसलिए आंसर क्या गया
मीजल्स की। और मीजल्स की कितनी एफिकेसी होती है? 90% होती है। ठीक है, यदि रूबेला ऑप्शन में हो तो रूबेला जाएगा, यदि रूबेला ऑप्शन में नहीं हो उस कंडीशन में राइट आंसर क्या जाएगा? मीजल्स जाएगा। तो हाईएस्ट जो एफिकेसी होती है वो किसकी होती है? रूबेला की होती है। सेकंड पे किसका आएगा? मीजल्स। याद रखना इस क्वेश्चन को। तो ये था फ्रेंड्स आज की इस वीडियो के अंदर अपन ने कोल्ड चेन और वैक्सीन से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व किए। आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और जिन जिन कैंडिडेट्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लो। जिन जिन को नर्सिंग वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन चाहिए वो व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। जैसा कि मैं हमेशा ही आपको कहता हूँ कि टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपको प्ले स्टोर से टेलीग्राम डाउनलोड करना होता है, और डाउनलोड करने के बाद जो लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्टली आप टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज मैंने आपका क्वेश्चन ऑफ द डे नहीं रखा है। नेक्स्ट मैं सोच रहा हूँ कि आपके लिए जो महाराष्ट्र CHO का जो अभी रिसेंटली जो एग्ज़ाम हुआ था उन महाराष्ट्र CHO का जो पेपर है मैं आपको वो सॉल्व करवाऊँ। तो जैसा ही कुछ होगा मैं आपको इसके बारे में इन्फॉर्म कर दूँगा। ठीक है, और आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा, और जो है अपने दोस्तों तक भी शेयर किया करो ताकि अपने से मैक्सिमम स्टूडेंट्स जुड़ सकें। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।